हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सी एच बस एंड सर, अगर आप सीए इंटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है। सर, आज की वीडियो के अंदर हम सीए इंटर इनकम टैक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेजिडेंशियल स्टेटस। सर, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो सारे एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। सर, आज की तारीख में अगर आपको सीए एग्जाम्स में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एमसीक्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एमसीक्यू सही सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब सर, आज की वीडियो में हमारा कुछ तरीका ऐसा रहने वाला है कि देखो, जितने भी एमसीक्यू मैं सॉल्व कराऊंगा, सबसे पहले मैं वो एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा। आपको वीडियो पॉज करनी है और सबसे पहले वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपको आगे वीडियो प्ले करनी है जिसमें वो एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। सर, इससे पहली बात तो सर आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, दूसरी बात आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और तीसरी बात आपको हाथों हाथ सही आंसर भी पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इस वजह से हमारी वीडियो रहने वाली है। तो आओ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, अब एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपको वीडियो पॉज करनी है और सबसे पहले खुद एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया तभी आगे की वीडियो देखना। तो अब मैं सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मैच करना कि आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने सही कंसेप्ट अप्लाई करा था या नहीं, ठीक है। अब सर, पहला क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर एस इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मिस्टर एस है जो पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, जो रहता कहाँ है, कनाडा में। एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है जो रहता है इंडिया के बाहर है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 ही विजिटेड इंडिया ऑन सेवरल occasion and his period of stay in total amounted to 129 days during previous year 25-26। तो मिस्टर एस है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर वो रहता है इंडिया के बाहर है। अब प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर वो इंडिया में आया और इंडिया में उसका टोटल स्टे मिला के पूरे साल में कितना था, 129 दिन, ठीक है। यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है एन इज पीरियड ऑफ स्टे इन प्रीवियस ईयर 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 वॉज 135, 115, 95 एंड 125 दिन रेस्पेक्टिवली। तो मुझे करंट ईयर, जिस साल के लिए मुझे स्टेटस निकालना है, कौन सा, प्रीवियस ईयर 25-26, उसमें स्टे इन इंडिया दे दिया और पिछले 4 सालों का स्टे इन इंडिया मुझे दे दिया यहाँ तक, ठीक है। एंड ही अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग 25-26, और उसने सारी इनकम कमाई, ठीक है। इनकम रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ठीक है, 2,50,000। इनकम अक्रू या अराइज या विच इज डीम टू बी अक्रू इन इंडिया 375, ठीक है। 2 इनकम आ गई। ये एक इनकम इंडिया में रिसीव हुई है और एक इंडिया में अक्रू हुई है, ठीक है। इनकम अक्रू या अराइज एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, अक्रू और रिसीव दोनों इंडिया के बाहर हुई है। और कहाँ से हुई है, फ्रॉम बिजनेस जो कंट्रोल हो रहा था इंडिया से, 5,50,000, ठीक है। और इंडिया में अक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, ठीक है, 6,50,000 है। मुझे निकालना है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, फॉर AY 26-27, मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए मुझे उसका स्टेटस निकालना है, और निकालना है उसकी कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन MTB में बार बार आया तो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब सर, मुझे पता चला सबसे पहले मुझे निकालना है एक इंडिविजुअल का स्टेटस के, ठीक है। अब सर, मैं मन में याद करने की कोशिश करूंगा कि देखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर रहता है, और वो ड्यूरिंग द ईयर इंडिया में विजिट पे आया है। तो सर, ये कौन सा क्लॉज है, तो अगर आपको याद हो, देखो ये रहा सॉल्यूशन, कि जब भी हम एक इंडिविजुअल का स्टेटस निकालते हैं कि क्या वो होगा रेजिडेंट, सबसे पहले स्टेप हम चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और उसके बाद आगे डिसाइड करनी है कि वो अगर रेजिडेंट बना तो RR होगा या फिर RNR होगा, ठीक है। अब सर, जब मैं चेक करता हूँ कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, तो इसके लिए अगर उसे रेजिडेंट बनना है तो उसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है, एनी। पहली कंडीशन क्या थी कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे मिला के 182 डेज और मोर हो, या फिर प्रीवियस ईयर में स्टे तो 60 डेज और मोर हो, और पिछले 4 सालों में मिला के 365 डेज और मोर हो। अगर वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता तो वो बनता है रेजिडेंट, ठीक है। पर सर, मुझे पता है ये 3 केस ऐसे थे जिसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती है। मतलब इन 3 केस के अंदर अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो आपका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर, ठीक है। अब सर, वो 3 केस कौन से थे, इंडियन सिटीजन है जिसने इंडिया छोड़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया का सिटीजन है जिसने इंडिया लीव करा एज अ मेंबर ऑफ क्रू, या फिर तीसरा पॉइंट जो हमारे केस में एप्लीकेबल हो रहा है, ध्यान देना, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो सेटल है, रहता है इंडिया के बाहर है, पर विजिट पे आया इंडिया में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर आप हमारे केस में ध्यान दो, हमारा केस यही है कि मिस्टर एस पर्सन तो है इंडियन ओरिजिन का, रहता है इंडिया के बाहर है, और ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वो इंडिया में स्टे में है।
देखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम अगर क्वेश्चन बनते भी हैं तो ऐसे इसी पॉइंट पर आपको जज करता है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। सर अगर ये वाला केस है तो इसके बाद मुझे देखना है कि जो उसकी इंडियन इनकम है अगर तो वो अप टू 15 लाख है तो उस केस में उस पर सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अगर वो रेजिडेंट बनना है तो उसका इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए। और अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो उस पर फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई होगी, सेकंड भी अप्लाई होगी, पर सेकंड में 60 की जगह यहाँ पे 120 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो सर मुझे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन में मुझे इस वाले पॉइंट पे पूछा है। अब मुझे चेक करना है कि उसकी इंडियन इनकम कितनी है, क्योंकि अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख तक है तो उस पर सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो उस पर दोनों कंडीशन अप्लाई होकर चलेंगी। अब सर पहला सवाल है इंडियन इनकम क्या होता है। सर इंडियन इनकम वो इनकम होती है जो या तो रिसीव इन इंडिया हो या फिर अक्रू इन इंडिया हो, दोनों में से कोई एक काम इन इंडिया होना चाहिए। अब सर यहाँ पर ध्यान दो, इस बंदे की 4 इनकम थी, पर इस इनकम इन 4 में से सिर्फ 2 इनकम, पहली इनकम जो रिसीव इन इंडिया हुई और दूसरी इनकम जो अक्रू इन इंडिया हुई, ये दोनों तो इंडियन इनकम बन गई। पर जो ये तो लास्ट की कंडीशन है, लास्ट की जो इनकम है उन्होंने साफ साफ लिखा कि ना तो ये दोनों इनकम अक्रू इंडिया हुई हो ना ही रिसीव इन इंडिया है, दोनों क्या है आउटसाइड इंडिया, मतलब ये दोनों इनकम इंडियन इनकम है ही नहीं, तो मैं इनको नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ये पहली 2 इनकम देखूंगा। इन 2 इनकम को जब मैंने ऐड करा 250 और 375 मिला के कितना आया 625, जैसे ही 625 आया तो मैंने कहा इसकी इंडियन इनकम कितनी है 15 लाख, मतलब अगर इसे रेजिडेंट बनना है तो उसका इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए। इस पर से पहली कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और क्वेश्चन में चीज़ साफ साफ मेंशन है क्या कि उसका इंडिया में स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 जिस साल के लिए स्टेटस निकाल रहे हो वो कितना था 129 दिन 129 डेज, मतलब ये दोनों इस पर से पहली कंडीशन अप्लाई हुई 182 डेज वाली और ये वो पूरी नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या बन गया नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने इसका स्टेटस तो निकाल लिया, वो क्या आ गया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और सर देखो हमने एमसीक्यू भी सॉल्व करो और हमने इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिया अलॉन्ग विद दैट, ठीक है। तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखो क्योंकि आपका रिवीजन भी अलॉन्ग विद हो रहा है, ठीक है। तो सर पहला सवाल तो मुझे समझ में आ गया कि उसका स्टेटस क्या है नॉन रेजिडेंट। सर मुझे समझ में आ गया आंसर या तो होगा ए या होगा डी, क्योंकि यही है 2 नॉन रेजिडेंट। अगला क्वेश्चन क्या था कि उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर आपको याद हो सर नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होती है, बाहर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती अगर आपका स्टेटस क्या है नॉन रेजिडेंट। अब सर उसका स्टेटस क्या है नॉन रेजिडेंट, तो सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और इंडियन इनकम कितनी है 625, मतलब तो आंसर सही कौन सा हो गया, तो आंसर हो गया ए। डी में क्योंकि 1175 टैक्सेबल नहीं होगी, कितनी टैक्सेबल होगी 625, तो आंसर हो गया ए। तो इस तरह हमने पहला एमसीक्यू पूरा सॉल्व कर लिया और अलॉन्ग विद दैट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो भी रिवाइज कर लिया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहले सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो मैं सेकंड सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करो और मान के चलूँ कि आपने खुद पहले ट्राई कर लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज नॉन रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। तो ये 3 केस दिए, इन तीनों में से कौन कौन इंडिया का नॉन रेजिडेंट बनेगा, ठीक है। पहले मैं बात करके चलता हूँ मिस्टर बॉब की। मिस्टर बॉब जो एक इटालियन डांसर है, कम ऑन विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन डांस ऑन 15 सितंबर 2025। तो 15 सितंबर 2025 में वो इंडिया में आया एंड लेफ्ट ऑन 25 दिसंबर 2025, ठीक है, ठीक है। फॉर पास्ट 4 years ही विजिटेड इंडिया फॉर डांस कॉम्पिटिशन एंड स्टे इन इंडिया फॉर 120 days ईच ईयर, ठीक है। बस इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे मुझे उसका स्टेटस निकालना है, ठीक है। सर मुझे पता है, अब देखो जब मैं बॉब का स्टेटस निकालूंगा तो ये सिंपल सा केस है, ये कोई इन 3 एक्सेप्शन में फॉल करके नहीं चलता है। तो मुझे सिंपली पता है अगर किसी इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो उसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती। पहली कंडीशन क्या थी, प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है 182 डेज और मोर, या फिर प्रीवियस ईयर में स्टे कितना हो 60 डेज और मोर, और प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 सालों में मिला के टोटल स्टे कितना हो 365 डेज और मोर। दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करो और इंडिया के रेजिडेंट बन जाओ। अब सर देखो बॉब के केस में सबसे पहले मैं देखिए निकालूंगा प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल के लिए चेक कर रहे हो, हम चेक कर रहे हैं 25-26 के लिए, प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए। तो सर यहाँ उसने क्वेश्चन में गिवन है कि 25-26 के अंदर वो इंडिया में कब आया था 15 सितंबर 2025 और गया कब था 25 दिसंबर 2025।
तो कब आया था 15 सितंबर 25 और गया कब था 25 दिसंबर 25। तो इस बेस पे पहले मैं निकाला प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इन इंडिया कितना था। सितंबर के 16 दिन, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 25। मैंने इनसे ये निकाला बीच में इनके कितने दिन फॉल कर रहे थे। ये आए 102 दिन। अब जब 102 दिन आए तो मुझे बात तो समझ में आ कि इस पर 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब मुझे चेक करना है क्या इसका प्रीवियस ईयर में स्टे मिला के 60 डेज और मोर है। सर है। और क्या प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल, सर पहले वाले 4 साल कौन से हुए हैं प्रीवियस ईयर से। हम चेक कर रहे हैं 25-26, तो इससे पहले वाले 4 साल कौन से हो जाएंगे 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22। इन 4 सालों में देखो स्टे कितना है। देखो उन्हें क्वेश्चन में मेंशन करा कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले हर 4 सालों में, 4 साल कौन से हम बात कर लिए, उस 4 सालों में उसका हर साल स्टे कितना था 120 दिन एवरी ईयर। मतलब अगर मैं इन 4 सालों का स्टे ऐड करूँ तो मुझे 120 दिन, 120, 120, 120 चारों को ऐड करना है। टोटल स्टे कितना आ गया 4 सालों में मिला के 480 डेज। तो सर ये 60 प्लस 365 वाली कंडीशन पूरी कर रहा है। हाँ कर रहा है। मतलब इस बॉब का स्टेटस क्या हो गया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? ठीक है। तो ये तो मैं समझ में आ गया ये है रेजिडेंट। ठीक है, मुझे बताना है नॉन रेजिडेंट कौन है, तो ये तो नहीं है। अब अगला क्या है, मिस्टर सम्राट जो बोर्न और सेटल है यूएसए में। ठीक है, विजिट इंडिया ईच ईयर फॉर 100 डेज। हर साल वो इंडिया में आता है 100 दिन के लिए टू मीट हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। और बॉर्न कब हुए थे उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स 1946 में। मतलब ये सम्राट कौन हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आए, इंडिया के बाहर है सेटल, तो आपको वाली एक्सेप्शन दिमाग में आई जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करी थी। ठीक है, और उसकी इंडियन इनकम आ गई 15,20,000 तक। सर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये हमने पहले वाले एमसीक्यू में सॉल्व करी थी कि देखो ये एक्सेप्शन है, इससे बार बार पूछ रहा है क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडिया के सिटीजन हो, रहती इंडिया के बाहर हो, विजिट में आए प्रीवियस ईयर में इंडिया में। ऐसे केस के अंदर अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख तक है तो आप पे से पहली कंडीशन अप्लाई होगी 182 डेज और मोर वाली। और अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आप पे पहली कंडीशन भी अप्लाई होगी 182 डेज वाली और दूसरी भी अप्लाई होगी, बट बस 60 की जगह 120 दिन हो जाएगा। अब सर क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि उसकी इंडियन इनकम कितनी है 15,20,000। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये इस वाले केस में फॉल कर रहा है क्योंकि इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। अब सर इस पर 182 डेज वाली कंडीशन में अप्लाई होगी, बट क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना था 100 डेज। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर इसको रेजिडेंट बनना है तो उसे सेकंड कंडीशन पूरी करनी होगी। बट सेकंड कंडीशन में भी उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए 120 दिन। ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना होना चाहिए 120 दिन और उसका है कितना 100 डेज। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कितना था प्रीवियस ईयर में स्टे 100 डेज। मतलब ये कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा इंडिया का नॉन रेजिडेंट। तो मुझे पता चल गया कि बॉब तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नहीं बॉब तो इंडिया का रेजिडेंट है और सम्राट इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, अब सब मुझे बस तीसरा केस चेक करना है। तीसरा बंदा कौन है, मिस्टर जोसेफ जो एक अमेरिका का साइंटिस्ट है। लेफ्ट इंडिया टू हिज होम, इंडिया को उसने छोड़ा टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स एम्प्लॉयमेंट देयर। इंडिया में था पर उसने इंडिया छोड़ दिया। ही स्टे इन इंडिया फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन मेडिसिन फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टिल 1 जुलाई 2025। देखो इसका मतलब क्या है कि जो जोसेफ जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था वो इंडिया में कब आया था 1 जनवरी 2021 में और उसने इंडिया कब छोड़ा 1 जुलाई 2025 में। सबसे पहले मुझे निकालना है उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना था। तो देखो प्रीवियस ईयर में स्टे मतलब 1 अप्रैल 25 से लेकर 1 जुलाई 25 तक उसका स्टे कितना था। तो अप्रैल के पूरे 30 दिन, मई जून जुलाई का 1 दिन, 92 डेज। अब सर जैसे उसका 92 डेज आ गया तो मैं समझिए अगर इसे इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो उस पर 182 डेज वाली कंडीशन में अप्लाई होगी नहीं, इस पर 60 प्लस 365 डेज वाली हो सकती है। और यहाँ 92 डेज हो गया, मतलब 60 डेज तो पूरे कर दिए, बस 365 देखना है पिछले 4 सालों में। तो 4 साल कौन से हुए 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22। वो इंडिया में कब आया था 1 जनवरी 2021। मतलब वो पूरे 1 अप्रैल 21 से लेकर वो हर इन 4 साल पूरे इंडिया में था। तो हर साल उसके 365 डेज इन इंडिया में था। तो सो इन चारों को ऐड करोगे तो 365 डेज ज़्यादा ही आएगा। मतलब उसने 60 और 365 डेज वाली कंडीशन पूरी कर ली तो वो क्या बन जाएगा इंडिया का रेजिडेंट। इसका सिंपली मतलब क्या है,
बॉब भी इंडिया का रेजिडेंट, जोसेफ भी इंडिया का रेजिडेंट, सम्राट इंडिया का नॉन रेजिडेंट। और वो मुझे वही बताना है कि इंडिया का नॉन रेजिडेंट कौन है। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ ये अज्यूम करते हुए कि आपने एक बार खुद ट्राई करके देख लिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन सिंपली ये है कि मिस्टर रॉस, एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, इज एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ही इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर AY 2627। एक मिस्टर रॉस नाम का बंदा है जो क्या है, इंडिया का नॉन रेजिडेंट है और वो ऑस्ट्रेलिया में काम करता है इंडियन एम्बेसी में। ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसे सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, जो वो सर्विस देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा, ही वॉज अलाउड एंड परक्यूजेट्स बाय द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब क्या क्या स्टेटमेंट है कि सैलरी अलाउंसेस परक्यूजेट रिसीव आउटसाइड इंडिया आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि वो एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। सैलरी अलाउंसेस परक्यूजेट क्या टैक्सेबल होंगे इंडिया में, क्योंकि वो डीम टू बी अक्रू इंडिया माने जाएंगे। या सैलरी रिसीव, क्या वो टैक्सेबल है, बाकी दोनों नहीं है, या फिर जो सैलरी है वो एग्जेम्प्ट और बाकी दोनों टैक्सेबल, ठीक है। अब सर क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले सर उसने कहा एक मिस्टर रोज करके बंदा है जो नॉन रेजिडेंट है और उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी अलाउंसेस और परक्यूजन मिल रहे हैं, ठीक। तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होंगे? सबसे पहले तो सर सिंपली बात समझो, मुझे पता है जब भी नॉन रेजिडेंट होता है और उसकी सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। सर इंडियन इनकम कौन सी? सर इंडियन इनकम सिंपली मतलब ऐसी इनकम जो या तो रिसीव इन इंडिया हो या फिर अक्रू इन इंडिया हो, ठीक है। सर क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है उसे ये सब पैसा कहाँ मिला? इन ऑस्ट्रेलिया। इन ऑस्ट्रेलिया मतलब रिसीव कहाँ हो गया? आउटसाइड इंडिया। और वो गवर्नमेंट को सर्विस कहाँ दे रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो सर जब इनकम रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, अक्रू भी आउटसाइड इंडिया है, केस नॉन रेजिडेंट का है, तो सिंपल सी बात है ये टैक्सेबल तो इंडिया में हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, और ये तो इंडियन इनकम है ही नहीं, क्योंकि ना रिसीव इन इंडिया ना अक्रू इन इंडिया। तो सर सिंपली इसका आंसर होगा, जो आप सही समझ रहे हो, ए कि कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट सर यहाँ पे आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो? देखो सर आंसर इसका ए ही है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बट बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सर अगर आपको याद हो हम एक सेक्शन नंबर 9 करके पढ़ते हैं। सर सेक्शन नंबर 9, सर सेक्शन नंबर 9 में सिंपली अगर आपको याद हो कुछ इनकम को कहा जाता है कि वो इनकम डीम अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी, डीम्ड अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। एज अ रिजल्ट वो डीम अक्रू मानी जाएगी तो वो इंडियन इनकम बनेगी और वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे कोई भी बंदा हो, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। और सर वहाँ पे एक पॉइंट था क्या कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप आउटसाइड इंडिया सर्विस देते हो, इंडियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आउटसाइड इंडिया कोई बंदा सर्विस दे रहा है लाइक एम्बेसी में, और उसे इंडियन गवर्नमेंट से जो सैलरी अलाउंसेज और परक्यूजिट मिलता है, तो वहाँ पे जो सैलरी होती है वो टैक्सेबल इन इंडिया होती है। तो बच्चों को लगता है सर वो वाला पॉइंट यहाँ कवर होगा, सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी, बट वहाँ पे चीज़ ध्यान देना वो होता है सिर्फ इंडियन सिटीजन के केस में। अगर किसी इंडियन सिटीजन को इंडिया की गवर्नमेंट पैसा पे करती है तो सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी। पर यहाँ पे मिस्टर रॉस क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, तो इसलिए वाला पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और ये पैसा इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। तो मैं अज्यूम करते हुए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब मैं खुद सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मिस्टर सुमित इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन अमेरिकन बाउंड शिप अमेरिकन बाउंड इंडियन शिप जो एंगेज है इन कैरेज ऑफ फ्रेट इन इंटरनेशनल टैरिफ डिपार्टिंग फ्रॉम कोची ऑन 25 अप्रैल 2025, ठीक है। सर तो मेंबर ऑफ क्रू वाला केस आ गया, अगर आपको याद हो 3 एक्सेप्शन में फॉल करता था, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुमित फॉर AY 26-27, assuming that his stay in India in last 4 previous year preceding 25-26 is 365 days and in last 7 previous year stay कितना था 730 days, ठीक है। डे एंटर करा इन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो है 25 अप्रैल 25 और उससे साइन ऑफ कब करा
24 अक्टूबर 25, ठीक। अब हमें उसका स्टेटस निकालना है। तो देखो, मुझे पता है कि जब भी केस होता है मेंबर ऑफ क्रू का, एज अ क्रू ऑफ शिप, एज अ मेंबर ऑफ शिप के क्रू, आप इंडिया को लीव करते हो, तो उस केस में हम उसका स्टे इन इंडिया कैसे निकालते हैं, तो इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। देखो, इसमें हमेशा आपको गिवन होगा कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आपने एंटर कब करा था और एग्जिट कब करा था। क्वेश्चन में गिवन है आपने एंटर कब करा था 25 अप्रैल 25, और उसमें एग्जिट कब करा 24 अक्टूबर 25। देखो गिवन है ना, साइन ऑफ कब करा 25 अप्रैल 25, और साइन मतलब साइन इन कब करा 25 अप्रैल 25, और साइन ऑफ कब करा 24 अक्टूबर 25। ये जो टोटल पीरियड है, हम मानते हैं कि इस टोटल पीरियड में आप इंडिया के बाहर थे, ये आपका स्टे आउटसाइड इंडिया है, और फिर हम टोटल 365 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्टे इन इंडिया। तो मैंने यही कहा 25 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर का आपका स्टे हो गया आउटसाइड इंडिया। तो जब मैं ये टोटल पीरियड कितना है, तो देखो अप्रैल के 6 दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। इन सबको ऐड करो, ये कितना आया 183 डेज। इसे मैंने माइनस करा टोटल फुल ईयर में से 365 डेज, आगे 182 डेज। ये इसका आ गया स्टे इन इंडिया। ये 183 क्या है, स्टे आउटसाइड इंडिया। तो इसके बेस पे मैंने कहा इसका ये पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, कौन सी 182 डेज और मोर वाली, सही है। तो ये इंडिया का रेजिडेंट तो बन गया। अब मुझे चेक करना है कि वो रेजिडेंट तो बन गया, तो क्या बट ये ROR बनेगा फिर RNOR बनेगा। सर उसके लिए आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी होती है। सर कौन सी दो कंडीशन, कि आप रेजिडेंट हो इंडिया के 2 में से किसी 10 साल में, और पिछले 7 सालों में आपका स्टे इन इंडिया मिला कितना 730 डेज और मोर। और देखो यहाँ पे सीधा सीधा मुझे कह दिया है मैंने क्या, कि उसका पिछले 7 सालों में स्टे इन इंडिया कितना था 730 डेज और मोर। मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो गई 730 डेज और मोर वाली। अब से ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, ये भी चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे गिवन है, मिस्टर सुमित हैज़ बीन फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न एज ए रेजिडेंट फॉर प्रीवियस 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों से वो इंडिया का क्या था, रेजिडेंट था। मतलब वो 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए 10 में से, ये कंडीशन में पूरी कर रहा है। मतलब वो रेजिडेंट भी है और ये 2 कंडीशन पूरी भी कर रहा है, तो वो बन जाएगा ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा ए। आई होप आपको एक पूरा भी समझ में आ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करना और फिर मेरा सॉल्यूशन देख के चल। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ ये मानते हुए कि आपने एक बार इसे पढ़ लिया और खुद अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मिस्टर तेजस एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया परमानेंटली विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन फॉर एक्सटेंडिंग हिज रिटेल ट्रेड बिजनेस ऑफ टॉयज इन कैनेडा इन द ईयर 2020, ठीक है। फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया। For the purpose of his Indian business, he visit India every year from 1 September to 31st Jan. His business income is 23,50,000 and 18 lakh from retail business in Canada and in India respectively. For the FY 25-26, he has no other income, ठीक है। Determine the residential status, उसका क्या होने वाला है और उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो सर अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के कौन सा पॉइंट दिमाग में आ रहा है, सर मुझे वो एक्सेप्शन वाला पॉइंट दिमाग में आ रहा है। क्या कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न हो जो सेटल है इंडिया के बाहर और वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इंडिया में स्टे पे आए, सर इस वाले केस के अंदर मुझे पता है, और अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मत भूलना, 15 लाख से ज़्यादा है, जो मुझे लगता है मेरे केस में है, क्योंकि तो साफ साफ का जो आपका इंडिया में बिजनेस है आप उससे कितने कमा रहे हो 18 लाख, और क्योंकि इंडिया में बिजनेस है तो मान के चलते हैं इनकम क्या होगी अक्रूड इंडिया और इंडियन इनकम है, और अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है जो यहाँ पे 18 लाख है तो 15 लाख से ज़्यादा हो गई। तो उस केस में आप पे 2 कंडीशन अप्लाई होगी। पहली कंडीशन क्या है 182 डेज और मोर वाली कंडीशन, अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है प्रीवियस ईयर में, या 120 दिन और मोर प्रीवियस ईयर में, साथ ही साथ 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 ईयर्स में। अब सर मेरे केस के अंदर देखो उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है, वो इंडिया में आया था 1 सितंबर और रुका कब तक 31 जन, तो 1 सितंबर से 31 जन तक। अब निकालोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना आ गया 153 डेज। मतलब वो ये कंडीशन तो पूरी नहीं कर रहा। अब मुझे देखना क्या वो ये वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, तो देखो 120 दिन से तो ज़्यादा स्टे हो ही गया। अब देखो पिछले 4 सालों में क्या स्टे था, तो सर क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि वो हर साल 1 सितंबर से 31 जन तक आता है। मतलब पिछले 4 सालों में भी आया होगा 24, 25, 23, 24, 22 और 21, 22 में, ठीक है। इन 4 सालों में हर साल उसका स्टे 153 डेज होगा, और अगर आप इन चारों को ऐड करोगे तो 365 से ज़्यादा ही आएगा।
मतलब वो ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, 120 दिन वाले भी और 365 वाले भी, मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। अब एक बार वो रेजिडेंट बन गया तो मुझे डिसाइड करना है कि वो ROR बनेगा या फिर RNOR बनेगा। सर मुझे पता है अगर कोई भी बंदा ये 120 दिन वाली कंडीशन के चक्कर में इंडिया का रेजिडेंट बनता है तो वो ऑलवेज RNOR ही बनता है, हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही बन के चलता है। और क्योंकि वो RNOR है तो RNOR के केस में सिर्फ इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी। मतलब उसकी इनकम तो दो है, एक 18 लाख और एक 23,50,000। 23,50,000 वो कमा रहा है कनाडा में, तो ये इंडियन इनकम नहीं होगी, पर 18 लाख इंडियन इनकम होगी क्योंकि ये अक्रू कमाई है फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। दैट मीन्स उसका स्टेटस क्या हो गया, RNOR, और इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, 18 लाख। तो कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो देखो ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन, RNOR और 18 लाख इंडिया में टैक्सेबल होकर चलेगा। तो इसका आंसर हो गया सी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करके चले। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और जो आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको पता है, पहले वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख के चलो। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ ये मानते हुए कि आपने एक बार खुद अटेम्प्ट कर लिया। तो क्वेश्चन क्या है, AP and Sons HUF, एक HUF की बात हो रही है। HUF के क्वेश्चन हम कम प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान देना, आ सकता है एग्जाम। इज कंट्रोल्ड बाय अमंद्रा द कर्ता ऑफ HUF। ठीक है, एक HUF है और उसका एक कर्ता है जो उसे कंट्रोल करके चल रहा है। अब जो उसका करता है वो बेसिकली है तो इंडिया का सिटीजन, बट वो रहता कहाँ है, कंट्री टी में, और वो रेगुलरली विजिट करता है इंडिया। और जब वो इंडिया आता है, जब वो ही विजिट करता है इंडिया, तो उसका प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे कितना था, 190 डेज, और वो इंडिया में आके HUF के बिजनेस को मैनेज करके चलता है। ठीक है, तो एक HUF है, उसका कर्ता इंडिया के बाहर रहता है, बट वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में आया है 190 दिन के लिए, और जब वो 190 दिन इंडिया में था तो उसने इंडिया की जो HUF का बिजनेस है उसे इंडिया से मैनेज करके चला। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, मतलब 25-26 से पहले वाले 5 सालों में जो करता है वो विजिट करता है इंडिया 70 डेज ईच ईयर, हर साल 70 दिन के लिए आता है। एंड प्रायर टू दैट ही वॉज इन इंडिया फॉर 185 डेज इन एवरी ईयर। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ AP and Sons का मुझे निकालना है कि 25-26 के लिए या AY 26-27 के लिए HUF का स्टेटस क्या होगा। तो देखो HUF का स्टेटस थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। क्या, देखो मुझे पता है एक HUF का स्टेटस जब मैं निकालता हूँ सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, और उसके बाद अगर वो रेजिडेंट बना तो मैं चेक करता हूँ कि वो ROR है या फिर RNOR है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में जब मैं HUF का चेक करता हूँ कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट, तो मैं देखना होता है कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है, क्या वो होली और पार्शल इन इंडिया है, या तो पूरा का पूरा इंडिया में हो रहा हो, या अगर थोड़ा बहुत भी इंडिया से हो रहा हो तो मैं कहता हूँ वो इंडिया का रेजिडेंट है। अब सर मुझे क्वेश्चन में साफ साफ कहा HUF को कंट्रोल कौन करता है, करता, और करता जब इंडिया में आता है तब भी वो इंडिया की जो HUF के अफेयर्स है उन्हें मैनेज करके चलता है। मतलब हो चाहे थोड़ा बहुत ही पार्शल ही, बट HUF का बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। इस लाइन का मतलब ये होगा ना कि वो इंडिया में आया और उसने इंडिया में आके बिजनेस मैनेज करा, मतलब HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पार्शल इन इंडिया हो रहा है। तो जब मुझे ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि जो HUF है वो क्या हो गया, रेजिडेंट। तो मैंने यही कहा, देखो जो करता है कम्स इन इंडिया एंड मैनेज अफेयर फ्रॉम इंडिया, दैट मीन्स कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्शल इन इंडिया है, तो HUF क्या बन गया, रेजिडेंट। ये बात तुम्हें पता चलेगी कि HUF का स्टेटस क्या, रेजिडेंट। अब मुझे अगले स्टेप में ये चीज डिसाइड करना है कि वो ROR है या फिर RNOR है। इसके लिए आपको देखना होता है कि जो करता है क्या वो दो एडिशनल कंडीशन, सर कौन सी दो एडिशनल कंडीशन जो हमने इंडिविजुअल केस में पढ़ी थी, कि जब इंडिविजुअल का चेक करते हैं कि वो ROR है या फिर RNOR है तो हम दो कंडीशन चेक करते हैं, दोनों कंडीशन पूरी करनी होती है। कौन सी, कि आपका 7 ईयर में स्टे जिस साल के लिए चेक कर रहे हो उससे पिछले 7 सालों में आपका स्टे इन इंडिया मिला के 730 डेज और मोर हो, और पिछले 10 सालों में से किसी 2 साल आप इंडिया के रेजिडेंट हो। अब क्या करता है, दो कंडीशन पूरी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है क्या, कि अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूँ, मतलब 25-26 से पिछले वाले 5 साल, पिछले 5 साल कौन से होंगे, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21। पिछले 5 सालों में मिला के हर साल वो इंडिया में कितना आता था, 70 डेज फॉर ईच ईयर। तो हर साल में 70 दिन आता था। और उससे पहले वो 185 डेज आता था। मतलब उससे पहले वाले 2 साल मुझे देखने की, मुझे टोटल 7 साल देख रहे हैं। 7 में से 5 साल हर साल 70 दिन आता था, और उससे वाले पहले 2 साल हर साल 185 डेज आता था। तो अब इन सबको जोड़ो तो टोटल कितना है, 720 दिन। मतलब वो 730 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, और जैसे वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाया मैं सिंपली कहूँगा मतलब ये क्या बन जाएगा, RNOR।
क्योंकि अगर आपको ROR बनना था तो आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी थी। अब ये वाली पूरी नहीं कर पाए तो मतलब HF का स्टेटस क्या होगा कि रेजिडेंट तो बना पर ROR नहीं RNOR बना, क्योंकि कर्ता दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ सर HF का स्टेटस क्या हो जाएगा हमारे केस के अंदर। देखो ये रहा डी क्वेश्चन, क्या रेजिडेंट बिकॉज कंट्रोल और मैनेजमेंट तो पार्शियल इन इंडिया है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बिकॉज स्टेटस ऑफ कर्ता क्या है, रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप हमने रेजिडेंशियल स्टेटस से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे पास्ट के बेस पे वो सारे सॉल्व कर लिए। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, आपने खुद सॉल्व करे, आपका सेल्फ स्टडी भी हो गया, सारे कंसेप्ट भी दोबारा रिवाइज हो गए और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बात सर जो मैंने ये सॉल्यूशन है नोट्स हैं ये मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सअप पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आके ज्वाइन करना और जो भी फीडबैक हो अपना कमेंट्स में मेंशन करना, मुझे बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको अगले कौन से चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।